हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल तार इसके स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम आप लोगों को रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो 2-3 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से डेली का डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे और अब हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, पहले तो हमने आप बताएंगे रासायनिक अपक्रिया समीकरण जो हमारा लेसन है। इसके हमने पिछले टॉपिक थे हमने वो पिछली वीडियो में बता दिए थे। इसके जो कुछ टॉपिक थे, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक बताएंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम आप लोगों को अभिक्रियाएं बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अभिक्रिया, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को बता दी थी। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया बता दी थी, संतुलित रासायनिक समीकरण बता दिया था और समीकरण बताया था और रासायनिक अभिक्रिया बताया था और इसकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार होती है, आइए जानते हैं। तो क्या लिखा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों परमाणुओं के समूहों का आदान प्रदान होता है। क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों परमाणुओं के समूहों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये रही हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि क्या हम बताएं आप लोगों को आसान आसान सी भाषा में क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच परमाणुओं के समूहों का आदान प्रदान आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बताएंगे आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या लिखा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम क्रिया करवाएंगे तो इसके जो आयनों परमाणुओं के समूह हैं इनके बीच क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो ये जो हमारा बेरियम है ये सल्फेट के पास आ जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड के पास, क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये रहा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूपी बोर्ड सन 2027। और मेरे प्यारे बच्चे, सन 2026 यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोग भी एक दिन बहुत अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे व अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की और। दूसरी अभिक्रिया क्या लिखी है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन व अपघटन अभिक्रिया है। आइए हम इसके बारे में अब आप लोगों को बताएंगे। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित व अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन व
अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, कौन-कौन सी है? वियोजन व अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी है विद्युत अपघटन और तीसरी है प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन। तो पहले तो हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में। जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है? इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जैसे ऊष्मीय वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो है उसका उदाहरण क्या लिखा है? उदाहरण लिखा है CaCO3 कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया करवाएंगे ऊष्मा की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या बनता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट की हम ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये रही हमारी वियोजन अपघटन अभिक्रिया की पहली अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, जिसमें कि ये पहली अभिक्रिया है। अब हम आप लोगों को बताएंगे दूसरी कौन सी है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है यह किस प्रकार होती है? क्या लिखा है? इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु क्या करते हैं? विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, जो ये हमारा जल है, जल कितना? जल हमारा 2 गुना है। जल की जब हम विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। जो क्या है? हमारा विद्युत धारा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक है। विद्युत का मतलब ही इलेक्ट्रिक होता है यानी बिजली। जो हमारी बिजली है अगर इसकी उपस्थिति में हम जल की क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए ये क्या कौन सी क्रिया कहलाती है? विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। अगला क्या है हमारा? अगला है प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन। अगली अभिक्रिया हमारी जो है प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन। यह अभिक्रिया जो है हमारी ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आशा करते हैं ये आपकी बार भी पूछे जाने की उम्मीद है। आप लोग डेली का एक टॉपिक याद करते रहिए। ये मत सोचिए कि बहुत टाइम है, कुछ टाइम नहीं बचा है। अगर आप लोग डेली डेली का एक टॉपिक याद करेंगे तो आप लोगों को आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग जब डेली याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। अगर आप लोग एक टॉपिक मन लगाकर पढ़ते हैं तो वो अपने आप दिमाग में बस जाएगा। अगर आप उसको दोबारा एक बार देखेंगे भी तब भी वो याद हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? आगे हमारी अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन। इस अभिक्रिया में क्या होता है ये जानते हैं। क्या लिखा? इसमें अभिक्रिया अपघटन है तो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें अभिक्रिया अपघटन है तो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है
कि मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया व प्रकाश अपघटन अपक्रिया जो है यह किस प्रकार होती है? तो क्या लिखा है इसमें? अपक्रियाएं अपघटन है तो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखा है इसमें? अभिक्रियाएं जो होती हैं अपघटन है तो क्या करती हैं? प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जैसे। जैसे का मतलब की उदाहरण लिखा है, जो हमारी प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया होती है यह किस प्रकार होती है? इसमें सूर्य का प्रकाश यह अभिक्रिया अपने अपघटन के लिए कैसे प्रयोग करती है? तो क्या लिखा है? 2Ag सिल्वर 2AgCl प्लस सूर्य का प्रकाश। तो जो हमारा प्रकाश अपघटन है, जो हमारी क्रिया है, वो अपने उधर प्रकाश का अपघटन जब करती है। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोरीन और क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश का अपघटन करती है तो सिल्वर अलग हो जाती है और Cl2 क्लोरीन व क्लोराइड क्लोरीन अलग हो जाता है। ये रहा हमारी प्रकाश रासायनिक अपघटन अपक्रिया व प्रकाश अपघटन अपक्रिया जिसे कहते हैं। अगला जो है हमारा अगला टॉपिक क्या लिखा है? ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया। जो ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया है यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 2 दिन से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए और आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। हो सकता है आप लोग ऐसे अपनी तैयारी जारी रखिए। आए एक दिन आप लोगों का भी ऐसे ही नंबर आएगा और मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो क्या लिखा है? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है अपनी ओर क्या करना? ऑक्सीकरण ही अपनी ओर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। आगे क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। तो यह ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की क्या होती है? सॉरी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा होती है और जो हाइड्रोजन है हमारा उसकी मात्रा क्या है? थोड़ी कम होती है। वही लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आप लोगों को उदाहरण से समझाएंगे। क्या लिखा है? Cu का मतलब क्या होता है? Cu का मतलब होता है कॉपर और ऑक्सीजन। ये रहा हमारा। ये जब हम क्रिया करवाएंगे इसका मतलब होता है गर्म ताप पर जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे Cu को और ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन क्या है हमारा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कम है। तो जो ये हमारा CuO2 है ये दोनों एक में मिल जाएंगे जिससे कि CuO बन जाएगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ये रही हमारी ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027। ये जो है हमारा ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बच्चे सन 2027 का यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। दूसरी का है अपचयन अभिक्रिया। इसे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं
और ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ये रही हमारी उपचयन अभिक्रिया। अब हम आप लोगों को उपचयन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। क्या लिखा है उपचयन अभिक्रिया में? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी वृद्धि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को क्या बता रहे थे? उपचयन अभिक्रिया। जो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया है ये किस प्रकार होती है, आइए जानते हैं। क्या लिखा है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी, क्या लिखा है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप उपचयन और अपचयन में अंतर किस प्रकार निकाल सकते हैं। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, और उपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ये रहा हमारा ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया में अंतर। आप लोग याद करते हुए ये मत डिफरेंट हो जाना कि ऑक्सीकरण में उपचयन अभिक्रिया लिख दो और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख दो। तो क्या लिखा है उपचयन अभिक्रिया में? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में क्या लिखा है? CuO। इसमें जब आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन अकेला है और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारा 2 गुना है। जो कॉपर ऑक्साइड है हमारा, यह हमारा ऑक्सीजन और H2 जो हाइड्रोजन है, आप लोग देख रहे होंगे हाइड्रोजन इसमें क्या है? ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। जब हम इसकी गर्म ताप के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये हमारा Cu अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? जल बना देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक बताएंगे आप लोगों को। हम रफ करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जो हमारा वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने आप लोगों को उपचयन व अपचयन अभिक्रिया बता दिया। अब हमारे क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। क्या लिखा है? जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होते हैं तो यह क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पे ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? दोनों एक साथ होते हैं तो वह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे कि क्या लिखा है? लिखा है CuO प्लस H2O। CuO का मतलब होती है कॉपर ऑक्साइड। CuO का मतलब क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। इसमें जो है ये रहा हमारा, जो ये हमारा Cu है ये इसके साथ होता है और ये वाला जो है ये इसके साथ होता है। ध्यान से समझना। जैसे कि ये जो है यहाँ पे हमारी क्या है? ऑक्सीकरण। ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस लिए है अभी बताएंगे आप लोगों को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये है हमारी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इसमें ऑक्सीजन जो है हमारा नीचे वाला दिया है, जो हाइड्रोजन, और इससे जो क्या बनता है? जल बनता है। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए ये रही हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण हो रही है, उपचयन। ये दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं
हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो हमारा लेसन है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, सॉरी। आप लोग ध्यान से समझना क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यह किस प्रकार होती है, क्या लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या लिखा है, उदाहरण में लिखा है हमारा मेथेन प्लस O2, मतलब मेथेन की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कितनी ऊष्मा बनती है, जो ये ऊष्मा बनती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये हमारा मेथेन है और ये हमारा O2 है। जब मेथेन और O2 क्रिया करेगा तो ये C जो इसमें का एक कार्बन है ये इसके पास आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। यहाँ पे H कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ये हमारा H2 हो जाएगा। तो हमारे 2 जो ये वाले O हैं ये इसमें पूरे हो जाएंगे और ये हमारा H2O बन जाएगा। प्लस क्या होगी, प्लस हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये रही हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं। अगली अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आप जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में क्या लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में ऊष्मा का कुछ क्या होता है, शोषण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रगति में क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में ऊष्मा का कुछ क्या होता है, ऊष्मा का कुछ शोषण होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी क्रियाएं। वे क्रियाएं, ऐसे ही लिख दो, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में क्या होता है, ऊष्मा का कुछ क्या होता है, शोषण होता है। ऊष्मा का अपने और प्रगति क्या करती है, शोषण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि हम आप लोगों को बताएंगे, उदाहरण क्या लिखा है, जैसे Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी और ऊष्मा। जैसे कि मरकरी जो है अपने उधर क्या करेगी, ऊष्मा का शोषण करेगी, तो ये जो है हमारा ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, हमारी मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन बन जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे ये हमारी समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे, अब हम Hg में अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारे Hg भी 2 हो जाएंगे और हमारे ऑक्सीजन की मात्रा भी 2 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। आप लोग इसका नाम बता दें, इसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ये है हमारी मरकरी, ये हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो मरकरी और प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये रही हमारी ऊष्मा शोषी क्रिया। अब जो हम बताएंगे आप लोगों को वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार शॉर्ट
शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। क्या लिखा है? संचारण। अब हम आप लोगों को संचारण बताएंगे और आज हम आप लोगों के इस लेसन का क्या करेंगे, एंड कर देंगे। और अगली वीडियो में आप लोगों का अगला लेसन आएगा। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आइए बताते हैं क्या लिखेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी आदि के अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती। क्या थी? तो वह संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने का मतलब क्या होता है? जंग लगने लगती। जंग लगना। संक्षारित होने लगती है तो इसे क्या कहते हैं? तो वह संक्षारित होने लगती। इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों, वो हमारी माइक बंद हो गई थी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या लिखा है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारित का मतलब क्या होता है? जंग लगना। जब कोई आप लोग लोहे की वस्तु देखेंगे, अगर वो ज्यादा लंबे समय तक किसी नमी वाले स्थान पर रखी रहती है तो उसमें क्या होता है? जंग लगने लगता है, जिसे सामान्य भाषा में आप लोग मूर्छा कह सकते हैं। तो वो जो वस्तु होगी उसमें क्या होगा? जंग लगने लगती है, जिससे कि वह वस्तु झड़ने लगती है, वह गिरने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब हम आप लोगों को क्या बताएंगे? संक्षारण से वस्तुओं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? संक्षारण से वस्तुओं को बचाने के लिए वस्तुओं में पेंट लगाना चाहिए। ये रहा संक्षारण से बचाव के उपाय। पहले बताएंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या हैं? वस्तुओं को क्या लिखेंगे? वस्तुओं को संक्षारण से बचाने हेतु वस्तुओं पर पेंट लगाना चाहिए। वस्तुओं पर पेंट लगाना चाहिए। ये रहा हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है? वस्तुओं पर ग्रीस लगाना आदि। क्या है? अगर हम
किसी वस्तु को लंबे समय तक अम्ल आर्द्रता नमी वाले स्थान पर रखते हैं, अगर हमें उसको संक्षारण से बचाना है तो हमें उस पर पेंट लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो पेंट होती है हमारी वस्तुओं पर जो नमी होती है वो नमी आने नहीं देती है, क्योंकि उस पर एक परत हमारी पेंट की चढ़ी होती है। वो नमी को वस्तु के संपर्क में नहीं आने देते, जिससे हमारी जो वस्तु होती है वो संक्षारण से बच जाती है। वह वस्तुओं पर ग्रीस लगाकर भी वस्तुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये रहा हमारा संक्षारण। अब हम आप लोगों को अगला व लास्ट टॉपिक बताएंगे। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या लिखा है? विकृत गंधिता का मतलब तेल एवं वसा खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है? वस्तुएं उपचयित या ऑक्सीकृत होकर क्या होती हैं? विकृत गंधी हो जाती हैं, जिसके कारण इसका स्वाद और गंध बदल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या लिखेंगे? तेल एवं वसा युक्त, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, लिख देंगे ब्रैकेट में, हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है? संपर्क में आने पर उपचयित या ऑक्सीकृत होकर, उपचयित या ऑक्सीकृत, उपचयित या ऑक्सीकृत होकर क्या होती हैं? उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी हो जाती हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तथा इसके कारण क्या होता है? इसके कारण वस्तुओं का स्वाद और गंध बदल जाती है। क्या लिखा है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या लिखा है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसके कारण वस्तुओं का स्वाद और गंध बदल जाती है। क्या है? हम आप लोगों को एक बार बता दें। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का हवा एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होती हैं? अब उपचयित या ऑक्सीकृत होकर क्या ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। ऑक्सीकृत व विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के कारण वस्तुओं का स्वाद और गंध बदल जाती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा चैनल हमारा लेसन है यहीं पे द एंड होता है। और मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू। ऐसे ही मेरे चैनल द रिस्क स्टडी पॉइंट के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए व समझाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।